सन 1782 में कुस्तुनतुनिया का पतन विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और दूरगामी घटनाओं में से एक माना जाता है। यह शहर बीजांतीन साम्राज्य की राजधानी था और ईसाई जगत का एक अत्यंत गौरवशाली केंद्र माना जाता। कुस्तुनतुनिया अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण सदियों से व्यापार और राजनीतिक शक्ति का केंद्र बना रहा। इस शहर की स्थापना सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने रोमन साम्राज्य की नई राजधानी के रूप में की थी। यहाँ की थियोडोसियन दीवारें अपनी मजबूती के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी और उन्हें अभेद्य माना जाता था। लेकिन 12वीं शताब्दी के मध्य तक बीजांतीन साम्राज्य केवल एक शहर तक ही सीमित होकर रह गया था। ओटोमन साम्राज्य सुल्तान महमद द्वितीय के नेतृत्व में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। सुल्तान महमद द्वितीय मात्र 2 वर्ष की आयु में इस महान शहर को जीतने का सपना देखने लगे थे। ओटोमन सेना ने कुस्तुनतुनिया को चारों ओर से घेरने के लिए व्यापक सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। सुल्तान ने घेराबंदी को सफल बनाने के लिए रुमेली हिसार नामक एक विशाल किले का निर्माण करवाया। बीजांतीन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन चीने शहर की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। घेराबंदी की शुरुआत 1 अप्रैल 1885 को हुई, जब ओटोमन सेना ने शहर की दीवारों के बाहर डेरा डाला। सुल्तान महमद ने हंगरी के इंजीनियर ऑर्बन की मदद से इतिहास की सबसे विशाल तोपें बनवाई। इन तोपों की गर्जना ने शहर के निवासियों के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। दीवारों पर लगातार हो रहे प्रहारों ने सदियों पुरानी किलेबंदी को कमजोर करना शुरू कर दिया। बीजांतीन सैनिकों और उनके सहयोगियों ने बहादुरी से हर हमले का जवाब दिया। गोल्डन हॉर्न की खाड़ी को बचाने के लिए बीजांतीनों ने पानी के नीचे एक विशाल लोहे की जंजीर बिछाई। ओटोमन जहाजों के लिए इस जंजीर को पार करना लगभग असंभव लग रहा था। तब सुल्तान महमद ने एक ऐसी योजना बनाई जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। उन्होंने अपने जहाजों को जमीन के रास्ते खींचकर खाड़ी के भीतर ले जाने का आदेश दिया। पहाड़ियों पर ग्रीस लगाकर लकड़ी के पटरे बिछाए गए ताकि जहाज आसानी से फिसल सके। सुबह होते ही बीजांतीनों ने देखा कि ओटोमन जहाज उनकी सुरक्षित खाड़ी के भीतर पहुंच चुके हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने शहर की रक्षा पंक्ति को तोड़ दिया। हगिया सोफिया चर्च में हजारों लोग एकत्रित होकर ईश्वर से चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे। मई के अंत तक घेराबंदी को लगभग 7 सप्ताह बीत चुके थे। खाद्य आपूर्ति की कमी और निरंतर हमलों ने शहर की जनता को तोड़ दिया था। अंतिम हमले से पहले सुल्तान महमद ने अपनी सेना को जोश से भर देने वाला भाषण दिया। रात को ओटोमन सेना ने अंतिम और निर्णायक आक्रमण शुरू किया। शहर की दीवारें अब कई जगहों से टूट चुकी थी और रक्षकों की संख्या घट रही थी। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन शी ने अपनी राजकीय पोशाक उतार दी और एक साधारण सैनिक की तरह लड़ने लगे। कहा जाता है कि वे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला। ओटोमन सैनिकों ने अंततः शहर के गेट खोल दिए और भीतर प्रवेश किया। कुस्तुनतुनिया की गलियों में भयंकर संघर्ष हुआ और हर कोने पर खून बहा। अनारबोल और सुल्तान महमद शहर में दाखिल हुए तो वे सीधे हगिया सोफिया की ओर गए। उन्होंने इस महान संरचना की भव्यता को देखकर शांति बनाए रखने का आदेश दिया। शहर के पतन के साथ ही बीजांतीन साम्राज्य का 150 वर्षों से अधिक का शासन समाप्त हो गया। हगिया सोफिया को बाद में एक मस्जिद में बदल दिया गया और वहां मीनारें जोड़ी गई। कुस्तुनतुनिया का नया नाम इससे जो ओटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बना। इस हार के कारण कई ग्रीक विद्वान और कलाकार इटली की ओर पलायन कर गए। इन विद्वानों के ज्ञान ने यूरोप में पुनर्जागरण या रेनेसां की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिल्क रोड का रास्ता ओटोमन नियंत्रण में आने से यूरोपीय देशों के लिए व्यापार कठिन हो गया। इस व्यापारिक बाधा ने ही वास्को डी गामा जैसे खोजकर्ताओं को भारत के लिए नए समुद्री रास्ते खोजने पर मजबूर किया। तोपों के इस सफल प्रयोग ने युद्ध कला के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कुस्तुनतुनिया का पतन केवल एक शहर की हार नहीं थी, नई चीज है और यह सनसनाती है। आज भी इस्तांबुल की गलियों में बीजांतीन और ओटोमन संस्कृतियों का मेल देखा जा सकता है। सुल्तान महमद द्वितीय को इस विजय के बाद अल फातिहा या विजेता की उपाधि दी गई। ईसाई दुनिया के लिए यह एक गहरा सदमा था जिसने उन्हें एकजुट होने के लिए प्रेरित किया।
शहर के भीतर के कई चर्चों को बाद में संरक्षित किया गया और वे संग्रहालय बन गए। इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना ने आधुनिक राष्ट्रों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। कुस्तुनतुनिया की वो दीवारें आज भी पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए युद्धपोतों की तकनीक ने भविष्य की नौसेना को प्रभावित किया। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों के बीच कूटनीतिक पत्र व्यवहार भी चलता रहा था। सुल्तान महमद ने शहर को पूरी तरह नष्ट नहीं होने दिया, बल्कि उसे फिर से बसाने पर ध्यान दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि कोई भी दीवार कितनी भी मजबूत क्यों न हो, तकनीक और रणनीति उसे भेद सकती है। कुस्तुनतुनिया का पतन मध्यकालीन इतिहास की वो कड़ी है जो प्राचीन और आधुनिक दुनिया को जोड़ती है। क्या बीजान्टिनों पश्चिम से सहायता मिली थी? हाँ, वेनिस और जेनोआ से कुछ सैनिक आए थे, लेकिन वे ओटोमन सेना के सामने बहुत कम थे। पूरे यूरोप में इस हार की गूंज सुनाई दी। ऐसे ही सुल्तान ने विभिन्न धर्मों के लोगों को वहां रहने की अनुमति दी। इस्तांबुल जल्द ही इस्लामी कला और वास्तुकला का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। नगर की दीवारों की मरम्मत की गई और उन्हें और भी मजबूत बनाया गया। बीजान्टिन कला की बारीकियां आज भी इस्तांबुल के संग्रहालयों में सुरक्षित है। घेराबंदी के समय समुद्र का पानी खून से लाल हो गया था, ऐसी भयावहता थी। ओरबन की विशाल तोप अंततः फटने के कारण नष्ट हो गई थी, लेकिन उसने अपना काम कर दिया था। सुल्तान महमद ने बीजान्टिन राजघरानों के कुछ सदस्यों को पेंशन भी दी थी। यह घटना बीजान्टिन साम्राज्य की अंतिम सांस थी। कुस्तुनतुनिया की हार ने रूस को खुद को तीसरा रोम घोषित करने का मौका दिया। ईसाई धर्म का केंद्र अब पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित होने लगा। क्या सुल्तान महमद एक क्रूर विजेता थे? नहीं, वे एक विद्वान भी थे जो कई भाषाएं जानते थे और कला के संरक्षक थे। शहर के भीतर के भूमिगत जल भंडारों ने घेराबंदी के दौरान लोगों की प्यास बुझाई। दीवारों पर तैनात रक्षकों ने रात भर जागकर पहरा दिया था। जब पहली बार ओटोमन झंडा दीवार की मीनार पर दिखा तो खलबली मच थी है। शहर के पतन के बाद व्यापारिक मार्गों की खोज ने कोलंबस को अमेरिका तक पहुंचाया। इस प्रकार यह की एक हार ने पूरी दुनिया के भूगोल को बदल दिया। मध्यकाल की सामंती व्यवस्था भी इस घटना के साथ कमजोर होने लगी। ओटोमन साम्राज्य अब यूरोप की राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गया। इस्तांबुल की ग्रैंड बाजार की नींव इसी समय के आसपास रखी गई थी। कुस्तुनतुनिया की गलियों में आज भी उस युद्ध की कहानियां पत्थरों में कैद हैं। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को आत्मसमर्पण करने के कई प्रस्ताव दिए गए थे, लेकिन उन्होंने अपने शहर को छोड़ने के बजाय मरना पसंद किया। अरब की सैयद तिहार के बाद सुल्तान ने वहां के वैज्ञानिकों को अपने पास बुलाया। शिक्षा और संस्कृति का विकास इस्तांबुल की पहचान बन गया। क्या इस हार को रोका जा सकता था? शायद अगर ईसाई राष्ट्र पहले एकजुट हो जाते तो इतिहास कुछ और होता, लेकिन यह नियति थी जिसने एक नए साम्राज्य को जन्म दिया। आज इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र शहर है जो दो महाद्वीपों एशिया और यूरोप पर फैला है। की घटना के बिना आधुनिक तुर्की की कल्पना करना कठिन होता। सुल्तान महमद के पास एक बहुत बड़ी पुस्तकालय थी जिसमें अरबी आज से थे पारसी और किताबें थी। ओटोमन सैनिकों ने सुरंगें खोदकर दीवारों को नीचे से उड़ाने की कोशिश की थी। बीजान्टिनों ने उन सुरंगों का पता लगाकर उनमें पानी भर दिया या उन्हें नष्ट कर दिया। यह युद्ध जमीन समुद्र और जमीन के नीचे गिरा गया था। बीजान्टिनों की एक विशेष गुप्त हथियार थी ग्रीक फायर। से ही माने है, लेकिन यह भी ओटोमन सेना की भारी संख्या को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
घेराबंदी के दौरान एक चंद्र ग्रहण भी हुआ था। यह माने शक्ति हिवान और सिजय असर के अपशकुन माना गया। बीजान्तिन साम्राज्य की पुरानी राजधानी को अब एक नई आत्मा मिल गई थी। सुल्तान महमद ने आदेश दिया कि किसी भी ऐतिहासिक स्मारक को अनावश्यक रूप से न तोड़ा जाए। नगर के पुनर्निर्माण में सैकड़ों शिल्पकारों को दूर दूर से बुलाया गया। इतिहास का एक अध्याय बंद हुआ और दूसरा खुल गया। क्या सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का कोई उत्तराधिकारी बचा था? उनके परिवार के कुछ सदस्य यूरोप भाग गए, लेकिन सम्राट का कोई सीधा वारिस नहीं बचा। इस्तांबुल आज भी अपनी उस गौरवशाली और दर्दनाक विरासत को संजोए हुए है। यूरोप की कई सेनाओं ने भारी हथियारों के महत्व को इसी युद्ध से समझा। ईसाई और इस्लामी दुनिया के बीच शक्ति का संतुलन हमेशा के बदल गया। सुल्तान महमद को फादर ऑफ कॉन्क्वेस्ट भी कहा जाता है। बीजान्टिन पांडुलिपियों ने ग्रीक भाषा और संस्कृति को यूरोप में पुनर्जीवित किया। हगिया सोफिया की वास्तुकला ने कई ओटोमन मस्जिदों के डिजाइन को प्रेरित किया। शहर के पतन के बाद व्यापारिक करों में भारी वृद्धि हुई थी। इसने यूरोपीय देशों को आत्मनिर्भर बनने और नई तकनीकों को खोजने के लिए प्रेरित किया। कुस्तुनतुनिया की हार ईसाई जगत के लिए एक की तरह। क्या सुल्तान महमद ने शहर को लूटा था? युद्ध के सामान्य नियमों के अनुसार 3 दिन की लूट हुई थी, लेकिन सुल्तान ने उसे जल्दी ही रुकवा दिया। शहर के बगीचे और फव्वारे ओटोमन शासन के तहत फिर से खिल उठे। कुस्तुनतुनिया का पतन एक त्रासदी थी या एक उपलब्धि? यह दृष्टिकोण निर्भर करता है। आज भी मई को इस्तांबुल में बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। घेराबंदी की वीरतापूर्ण गाथाएं आज भी तुर्की की फिल्मों और साहित्य में दिखाई देती है। यह युद्ध मध्यकालीन वीरता का अंतिम महान उदाहरण था। शहर की हार ने यह साबित कर दिया कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कुस्तुनतुनिया गिरता तो क्या होता? शायद अमेरिका की खोज और औद्योगिक क्रांति में देरी हो जाती। इसलिए का इतिहास हमारे आज के वर्तमान का निर्माण करता है। ओटोमन नौसेना अब भूमध्य सागर की सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गई। सुल्तान महमद ने जेनोआ के व्यापारियों को भी शहर में रहने और व्यापार करने की छूट दी। इस्तांबुल का क्षितिज मीनारों और गुंबदों के साथ अद्भुत दिखने लगा। घेराबंदी के समय इस्तेमाल की गई रणनीति को आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जाता है। कुस्तुनतुनिया के पतन ने यह भी दिखाया कि एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। बीजान्टिनों की बहादुरी को आज भी यूनानी इतिहास में सम्मान दिया जाता है। सिल्क और मसालों के व्यापार पर अब इस्तांबुल का एकाधिकार हो गया। यूरोपीय राजाओं ने अपनी सीमाओं पर नए किले बनाना शुरू कर दिया। सुल्तान महमद की मृत्यु के बाद भी ओटोमन साम्राज्य सदियों तक फला फूला। क्या कुस्तुनतुनिया की दीवारें आज भी पूरी तरह नष्ट हो गई हैं? दीवारों के किनारे अब सुंदर पार्क और पैदल चलने के रास्ते बनाए गए हैं। यह शहर एक जीवित संग्रहालय है जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है। यही से बढ़िया शिक्षा की वस्तु है। कुस्तुनतुनिया का पतन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि मानवीय साहस की एक याद है। इस्तांबुल आज भी पूर्व और पश्चिम के मिलन का सबसे बड़ा गवाह है। अंततः कुस्तुनतुनिया का पतन हमें याद दिलाता है कि समय कभी नहीं रुकता। बीजान्टिन साम्राज्य की धूल से ही आधुनिक दुनिया की नींव रखी गई थी। सुल्तान महमद द्वितीय का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। यह युद्ध मानवीय इतिहास की उन कुछ घटनाओं में से है जिन्होंने समय की गति को तेज कर दिया। कुस्तुनतुनिया का पतन हमेशा शोध और चर्चा का विषय बना रहेगा। पवित्र हगिया सोफिया आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था और कला का केंद्र है। इतिहास गवाह है कि जो शहर कभी गिरते हैं वे और भी भव्य बनकर फिर से खड़े होते हैं। नाम ऐसे से यह मानवता की सबसे बड़ी सांस्कृतिक विरासत में से एक है।